नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं 22वीं क्लास सीबीएसई आदर्श प्रश्न पत्र 2021-22 हिंदी माध्यम में दिया गया है। प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों के लिए हिंदी माध्यम में लेके आया हूँ। सीबीएसई की साइट पे जाएंगे तो आपको ये चीज इंग्लिश में तो मिल ही जाएगी। अगर नहीं यकीन है तो जाके देख सकते हो और देख भी सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो मैं सीबीएसई की साइट पे गया तो मैं देखो यार, ये तो मतलब पिछले कुछ सालों से ये तो हिंदी मीडियम कुछ दे ही नहीं रहे हैं। ये जब देखो तब अंग्रेज बने फिर रहे हैं। लेकिन मार्केट में जाएंगे, आप कुछ सैंपल पर खरीदेंगे, वहां पे भी आपको हिंदी मीडियम में मिल जाता है, लेकिन सीबीएसई की साइट पे नहीं मिलता। प्यारे बच्चों, इस बात को ध्यान रखते हुए फिर मैंने आप लोगों के लिए आदर्श प्रश्न पत्र खरीदा ताकि आप लोगों में अच्छे से बता सको। ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन पेपर, ठीक है, सैंपल क्वेश्चन पेपर क्लास 10 साइंस, जो कोड है 086 और टर्म 2 2021-22, टाइम अलाउड 2 घंटे का है आपका, ठीक है। जो क्वेश्चन यहाँ प्यारे बच्चों आपके दिए गए हैं सीबीएसई का ही है, ठीक है। सारे जो हिंदी इंग्लिश माध्यम में सारे क्वेश्चन है 15 है ना, कहाँ चलेगा, 15 क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। वो सभी क्वेश्चन आपको मैं यहाँ पे हिंदी माध्यम में दूंगा। हिंदी माध्यम मिलेंगे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये डाउट मत रहना कि दूसरा क्वेश्चन इसमें मैंने घुसा दिया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ये वीडियो अभी तक की मेरे ख्याल सबसे लंबी वीडियो हो सकती है, क्योंकि 15 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं अथवा के साथ साथ। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को कमेंट्स ही बताएंगे किस प्रकार की वीडियो बनी है। उम्मीद है कि आप लोगों को साफ दिखाई दे रहा होगा। इंस्ट्रक्शन आप पहले भी पढ़ चुके हैं। निर्धारित समय 2 घंटे, अधिकतम अंक 40। सामान्य निर्देश, सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रश्न पत्र में 3 खंड है एवं 15 प्रश्न है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। खंड क में 2 अंक वाले प्रश्न 7 प्रश्न है। खंड ख में 3 अंक वाले प्रश्न 6 प्रश्न है। खंड ग में 4 अंक वाले 2 स्रोत आधारित प्रश्न है। कुल प्रश्नों में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। विद्यार्थियों को ऐसे प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है। भौकाल टाइट ना करें, केवल अथवा वाले प्रश्न में से एक करें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। खंड क, इधर उधर की बातें नहीं करते हैं वीडियो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और कितना लिखने पर कितना मार्क्स मिलेगा ये भी मैं आपको सीबीएसई के जो आपके दिया गया था उसमें से भी आपको बताएंगे किस प्रकार से अंक होते हैं। कितने लिखने पर आधे मार्क्स मिलेंगे, कितने लिखने पर पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों, इस बात को जरूर ध्यान रखना, ठीक है। तो पहले में ए और बी है, ठीक है। ये पी और आ लिखने पर आधे आधे मार्क्स मिलते हैं और दूसरे वाले के देखो आधे आधे मार्क्स इस प्रकार से मिलेंगे, तब जाके आपके एक तरह से आधे आधे मार्क्स 4 नंबर में है, तब जाके आपके 2 नंबर मिलेंगे आपके, ठीक है। तो कौन सी चीज किस प्रकार से लिखना है ये भी ध्यान देंगे, ठीक है। मैं साथ के साथ ये भी दिखाता रहूंगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी आपको। तो चलिए पढ़ते हैं। पहला प्रश्न, बहुत देर होगी। निम्नलिखित सारणी के 4 तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया गया है। तो प्यारे बच्चों, ये भी पहले बता थोड़ी समस्या हो सकती है, क्योंकि मुझे कैमरे में देखना पड़ रहा है। कहीं अगर नीचे देखता रहेगा, कहीं कैमरे में कुछ नहीं है तो क्या ही फायदा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया गया है, PQRS के कुछ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिए गए हैं। उपयुक्त में से कौन सा तत्व कार्बन के साथ ससंयोजी बंध बनाएगा? तो P और R बनाएगा। कौन सा? P वाला और R वाला बनाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ये त्यागने वाले नहीं है, यह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले प्यारे बच्चों। ये एक दे भी सकता है और ये तो पूरा है ही, ये तो बनाएगा ही नहीं किसी के साथ में, चुपचाप बैठा रहेगा। अगर आप 2 इसमें से जितने भी अगर P और R लिखते हैं तो प्यारे बच्चों यहीं पे P और R लिखने से ही आपको आधे मार्क्स P के मिल जाए। अरे बच्चों, ये क्या हो गया, ये यही तो समस्या है। P लिखने पे आधे मार्क्स और R लिखने पर आधे मार्क्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है। इसका बी क्वेश्चन देखते हैं, पार्ट बी। तो कार्बन उपयुक्त तत्वों में से किसी एक के साथ अभिक्रिया करके बहुत से यौगिक का निर्माण करता है। कारण स्पष्ट कीजिए। मतलब ये इनके साथ मिलकर कई सारे श्रृंखला यौगिकों का निर्माण कर देता है। क्यों? कार्बन एक चतुसंयोजक तत्व है तथा यह श्रृंखलन दर्शाता है। इसी वजह से जो कारण है कई सारे आपके यौगिक बना सकता है। आपको चतुसंयोजकता लिखने के आधे मार्क्स मिलेंगे और श्रृंखलन दर्शाता है इसके आधे मार्क्स मिलेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। देख रहे हो आधे मार्क्स, तो इसी वजह से है। ज्यादा ना लिखे कम लिखने पर, अरे यार, ज्यादा ना लिखे कम लिखने पर भी मार्क्स मिल जाते हैं। तो प्यारे बच्चों मेरी समस्या को समझिएगा, ठीक है। ये पता नहीं कैमरा अपने हिसाब से चल रहा है, अब नीचे तो सही आ रहा है, ये गड़बड़ हो जा रहा है। प्रश्न नंबर 2, चित्र में आवर्त सारणी का आंशिक भाग दर्शाया गया है। कौन से तत्व संयोजन करके ससंयोजी यौगिक का निर्माण करेंगे? W तथा Z तत्वों में से किसकी परमाणविक त्रिज्या अधिक है और क्यों? ठीक है। तो पहले का जो आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, Y तथा Z कौन से तत्व ससंयोजन करके संयोजी यौगिक का निर्माण करेंगे? जो इलेक्ट्रॉन मतलब ग्रहण करते हैं वो इस साइड ज्यादातर होते हैं आपके, ठीक है। और दूसरे का होगा W सबसे बड़ा होगा। W सबसे बड़ा क्यों होगा? समूह में नीचे जाने पर कक्षाओं की संख्या बढ़ जाती है। तो Y लिखने पर आधे मार्क्स मिलेंगे, Z लिखने पर आधे मार्क्स मिलेंगे, W लिखने पर आपका आधे मार्क्स मिलेंगे और B वाले में और ये लिखने पर आधे मार्क्स मिलेंगे, तब जाके आपका 2 नंबर पूरे होंगे। और ये तभी क्यों लिखिएगा जब ये पूछे, ये आधे मार्क्स में पूछा तो उतना ही लिखिए, आधे नंबर लायक, ठीक।
तो चलिए पेज पलटते हैं और दूसरे पेज क्वेश्चन पे चलते हैं, किस प्रकार का प्रश्न पूछ रहा है वहां पे। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 3, शिशन द्वारा निर्मुक्त होने के बाद नर युग्मकों द्वारा मादा युग्मक को निषेचित करने हेतु अपनाए गए पथ को स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर है नर युग्मक मादा जनन तंत्र में प्रवेश करने के उपरांत योनि, गर्भाशय, अंडवाहिनी से होता हुआ अंड को निषेचित करता है। बी, युग्मनज में क्रोमोसोम के कितने सेट पाए जाते हैं? युग्मनज में क्रोमोसोम द्विगणितीय 2n में होता है। तो प्यारे बच्चों में अगर नाम की बात करूं, आधे नंबर इसके, आधे नंबर इसके, आधे नंबर इसके और आधे नंबर इस चीज के दिए गए हैं यहाँ पे। ठीक है प्यारा, अगर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में आपको किस प्रकार से आधे मार्क्स इस वाच के, ठीक है, आधे मार्क्स इसके, आधे मार्क्स इस चीज के दिए गए हैं आपके, और जो नीचे है, अच्छा ये आधे मार्क्स और ले रखे इन्होंने। ठीक है, तो कहने का मतलब पॉइंट टू पॉइंट आपके मार्क्स दिए जा रहे हैं आपके बी पे, तो उसी बात पे दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 4 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, राजेश ने एक बासी डबल रोटी पर हरे काले रंग के पाउडर वाला धब्बा पाया। यह किस जीव के कारण हुआ था? इस जीव में पाए जाने वाले विशिष्ट लैंगिक जनन प्रकार का नाम बताइए। तो रोटी में पाए जाने वाला यह कवक राइजोपोस है जो बीजाणु जनन द्वारा जनन करता है। बी, इस जीव के कायिकीय एवं जनन भागों के नाम बताएं। हाइफ इसका कायिक भाग है एवं बीजाणुधानी जनन भाग है। बीजाणुधानी इसका जनन भाग है। प्रश्न नंबर 5, दो खेतों ए एवं बी में सरसों उगी हुई थी। खेत ए में भूरे रंग के बीज वाले सरसों के पौधे थे तथा बी में पीले बीज वाले पौधे थे। परीक्षण में पाया गया कि खेत ए के पौधे में कई पीढ़ियों से वही गुण लक्षित हो रहा था, परंतु खेत बी में अधिकांश संततियों में भिन्नताएं प्रकट हुई। इस परिस्थितियों में संभावित कारण बताएं। तो इसका उत्तर है प्यारों इस प्रकार से, खेत ए में पैतृक लक्षणों का कई पीढ़ियों में प्रकट होने का कारण स्वपरागण है, और दूसरा खेत बी में विभिन्नताएं प्रकट होने का कारण परपरागण है। आपको स्वपरागण और परपरागण में अंतर मालूम होना चाहिए। अथवा वाले में चलते हैं, आपका किसी लैंगिक जनन वाली जीव जाति में यदि X लक्षण वाली 5% संतति तथा Y लक्षण वाली 70% संतति एक ही पीढ़ी में पाई जाती है, तो इसमें से कौन सा लक्षण पहले प्रकट हुआ होगा? कारण सहित स्पष्ट कीजिए। लक्षण Y जो जनसंख्या के 70% भाग में है पहले प्रकट हुआ क्योंकि लैंगिक जनन में DNA की समान प्रतियां बनती हैं एवं विभिन्नताएं नहीं होती, DNA लगभग सेम ही होता है। अथवा अचानक हुए म्यूटेशन के कारण नए लक्षण जनसंख्या में प्रकट होते हैं। 70% वाले Y लक्षण लंबे समय में पीढ़ी में आहरित हो रहे हैं। बस इतना ही लिखना है, आपके 2 मार्क्स पक्के हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के साथ साथ इसका पूरा प्रश्न भी देखिए। आधा प्रश्न तो अगले ही पेज पे है, हिंदी माध्यम का है, कोशिश करूंगा अच्छे से मैं आपको समझा पाऊं। किसी विद्यालय में एक साधारण विद्युत मोटर बनाया गया है जैसा कि दिखाया गया है। यू आकार की एक चुंबक के बीच में एक धुरी एवं तारों की कुंडली लपेटी गई है, जैसे कि ABCD आपको दिखाई दे रहा है। N और S आपका चुंबक है, ये आपका बैटरी है। और प्रश्न किस प्रकार से पूछे गए प्यारे बच्चों? अगले पेज पे है। प्रश्न इस प्रकार से पूछे गया है, अरे भैया ये क्या हो क्या, चलो सही हो जाओ। इसीलिए मुझे लगातार कैमरे में देखना होता है, कहीं पूरा गड़बड़ ना हो जाए, मैं नीचे देखता रह जाऊं। और कैमरे में देख के पढ़े में थोड़ा समस्या होती है क्योंकि कैमरे में भी छोटा छोटा दिखाई दे रहा है। जैसा कि दर्शाया गया है, कुंडली ABCD क्षैतिज है तथा बैटरी से संयोजित है, बैटरी से जुड़ी हुई है। प्रश्न A एंड B, इस स्थिति में भुजा AB पर आरोपित बल की दिशा क्या होगी? नीचे की तरफ। क्या होगी? नीचे की तरफ होगी। B, क्या कारण है कि भुजा BC में प्रवाहित धारा कुंडली को घुमाने के लिए बल आरोपित नहीं करती? भुजा BC चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के समान दिशा में है। जब धारा की दिशा, हाथ लगाना गुनाह हो जा रहा है इसके लिए, तो जब धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के समान हो तो आरोपित बल न्यूनतम होगा, कम से कम होगा। तो प्यारे बच्चों इसके क्वेश्चन नंबर 6 के अथवा वाले में आते हैं। अथवा वाला आपने दिखाने के लिए परिनालिका दिखाई दे रही है प्यारे बच्चों। ये आपकी देखो NCERT बुक हिंदी माध्यम, देखो परिनालिका पहले से दिखाई दे रही है। देखो यही है आपकी
किसी विद्युत धारावाही, अरे यार ये इतना हिल रहा है, मैं ढंग से इस वाले में तो करा नहीं पा रहा हूँ। विद्युत धारावाही परिनालिका के भीतर और उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं इस प्रकार से दिखाएगा। और यहाँ पे जो आपके सीबीएसई सैंपल पेपर दे रखी है, परिनालिका को खड़ा कर दिया है, तो दिक्कत क्या है? स्विच कैसा भी हो तो परिनालिका ही रहेगी। तो प्रश्न चलिए पढ़ते हैं और इसका आंसर जानने की कोशिश करते हैं। किसी परिपथ में एक बैटरी, एक प्रतिवर्ती प्रतिरोधी तथा एक परिनालिका है। इतनी भीषण गर्मी हो रही है, क्या करें, तो बोलने में भी कई बार आगे पीछे हो जा रहा है। चलिए, नीचे दिए गए चित्र में परिनालिका में प्रवाहित धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के पैटर्न को दर्शाया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, जो चुंबकीय आपके क्षेत्र दिखाया गया और ये आपका परिनालिका दिखाया है। और आगे बढ़ते हैं। इसमें प्रश्न ए और बी किस प्रकार से पूछा है। प्रश्न ए है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के पैटर्न द्वारा प्रबल चुंबकीय क्षेत्र को किस प्रकार दर्शाया गया है। वहीं बी की बात करें, यदि धारा प्रवाह को विपरीत दिशा में कर दिया जाए तो चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार प्रभावित होगा। तो चलिए दोनों को जान लेते हैं। प्रश्न ए का आंसर है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की निकटता प्रबल चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती है, अतः चुंबक के सिरों पर सघन क्षेत्र रेखाएं प्रबल चुंबकीय क्षेत्र दिखाती हैं, यह दर्शाती है। मतलब कि इसके जो सिरा होता है, सिरे के पास ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है और यही बताने की कोशिश कर रहा है। बी वाले में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी विपरीत हो जाएगी। अगर उनकी चुंबकीय क्षेत्र मतलब अगर विद्युत धारा अगर उल्टा बहाने लग जाओगे, ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी उल्टी हो जाएगी, सीधी सी बात है। वही इतना बात लिखना, वही आपका आंसर भी हो जाएगा। ठीक, और आपको इतना ही लिखना है, ज्यादा लिखने की कोशिश मत कर। देखो सीबीएसई के मार्क्स में लिखो तो 6 का और वाला है, अरे यार 7th का ए वाला है आपका, ठीक है। इतना ही लिखने पर 1 मार्क्स। और नीचे वाला देखो, ये मत बोलो कि थोड़ा और लंबा लिखेंगे तो ज्यादा मिलेगा, नहीं, ठीक है। इतना लिखने पर से उनको मिल गया। तो देखो कि इतना ही लिखा गया है, कहाँ गया। द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड विल आल्सो बी रिवर्स्ड। जो डायरेक्शन होगी चुंबकीय क्षेत्र की वो भी पलट जाएगी या उलट जाएगी, ठीक है। तो आपको इंग्लिश वाला रेफरेंस जानबूझ के मैं बार बार दिखा रहा हूं ताकि आपको भी इस बात का एहसास हो कि ज्यादा लिख के नहीं आना, टशन में पॉइंट टू पॉइंट लिखिए, उसी के नंबर मिलते हैं। तो प्रश्न नंबर 7 पे आते हैं। मच्छरों के प्रजनन को नियंत्रित करने के लिए एक झील में डीडीटी का छिड़काव किया गया। झील से संबंधित किस खाद्य श्रृंखला में डीडीटी का छिड़काव पोषी स्तरों को किस प्रकार प्रभावित करेगा। अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। पोषी स्तर दिखाए गए हैं, बाज, बड़ी मछली, छोटी मछली, पलवक और जलीय पारितंत्र। उत्तर देखते हैं किस प्रकार से पूछा गया। एक ही है, इसका एक ही जवाब देना है। डीडीटी एक जैव अनिम्नीकरण पदार्थ है जो प्रथम पोषी पलवकों में प्रवेश करेगा, ठीक है। इसके बाद प्रत्येक पोषी स्तर पर डीडीटी की सांद्रता बढ़ती जाएगी। इस घटना को जैव आवर्धन कहते हैं। पॉइंट जो उसने पूछा था पोषी स्तर के हिसाब से, बाज में डीडीटी की मात्रा सबसे अधिक होगी, ठीक है। चलो इसका हो गया। अथवा वाला देख लेते हैं। अब इसमें बताऊं, देखो इसमें देखो 7 नंबर वाला बताऊं। देखो नीचे वाला आपका हवाक विल हैव द हाईएस्ट लेवल ऑफ पेडिसाइट, इसके आधे मार्क्स मिले हैं, ऊपर वाले पॉइंट के आधे मार्क्स मिले हैं, लेकिन बीच वाले पॉइंट्स के 1 नंबर मिले हैं। तो बीच वाला पॉइंट्स एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके चलते हैं अथवा वाले क्वेश्चन पे। 7वें का अथवा वाला ही है। निम्नलिखित खास श्रृंखला में ऊर्ध्वाधर तीर के निशान द्वारा ऊर्जा की वातावरण में हानि तथा क्षैतिज तीरों द्वारा ऊर्जा का अगले पोषी स्तर में स्थानांतरण दर्शाया गया है। किस ऊर्ध्वाधर तीर द्वारा तथा किस क्षैतिज तीर द्वारा अधिक ऊर्जा का स्थानांतरण संभव है। तर्क सहित उत्तर दीजिए। इसमें तर्क भी पूछ रहा है आपका, ठीक है। इसमें शायद थोड़ा सा लिखने वाला है, ठीक है। देखते हैं, फिर भी पेज पलटते हैं प्यारे बच्चों। हो इस असुविधा के लिए हमें खेद है। जो हमारे जो फोन भैया ये भी थोड़े से मचल रहे हैं, जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। शुक्र है सब कुछ सही हो जाता है कई बार, लेकिन कई बार अपने हिसाब चलता है। समस्याएं तो आती ही रहेंगी, अब क्या ही कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल काम बन गया, आगे पढ़ते हैं जल्दी से, ठीक है। यहाँ पे आपको ए दिखाई दे रहा है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये शेर है, हिरण है, हरे पौधे हैं। प्रश्न पढ़ लेते हैं। CME की अपेक्षा ए अधिक ऊर्जा स्थानांतरित करता है, डी की अपेक्षा बी अधिक ऊर्जा स्थानांतरित करता है। 10% उत्तर है प्यारे बच्चों। 10% नियम के अनुसार प्रत्येक अगले पोषी स्तर को पहले स्तर से उपभोग
हेतु केवल 10% ऊर्जा प्राप्त होती है। जैसे पता है अगर इसने खाया तो इसको जितनी भी 10% ऊर्जा मिलती, अब जितनी पास इसके पास ऊर्जा है उसका ये अगर इसको खाएगा तो इसको 10% ही ऊर्जा मिलता है। ये आपका लॉजिक वाला है। जब आप साइंस में ये चैप्टर पढ़ रहे होगे तभी भी ये चीज आपको बताई गई होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका खंड क खत्म हो जाता है और यहाँ से स्टार्ट हो जाता है आपका खंड ख। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ से आपके जो भी स्टार्ट हो गए प्यारे बच्चों वो 3 अंक वाले होंगे। 3 अंक, जितने भी एक भी प्रश्न करोगे आपके 3 अंक। हाँ, तो थोड़ा सा लिखना वाला बढ़ जाएगा लेकिन पॉइंट टू पॉइंट लिखना होगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ते हैं और जल्दी से इसे करने स्टार्ट करते हैं। तो 3 नंबर के हैं ABC, 3 सवाल भी दिए गए हैं, मतलब 1-1 नंबर के हैं डायरेक्टली। मतलब पढ़ते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में तृतीय आवर्त से ऐसा तत्व छाटिए जो प्रत्येक स्थिति में दिए गए विवरण से मेल खाता हो। चुने हुए तत्व के लिए तर्क दीजिए। पहला है इसकी संरचना हीरे के समान हो, तो सिलिकॉन, जिसके का मान है हीरे के समान। कारण क्या है? चतुफलकीय संरचना। अगर नहीं समझ में आता तो चतुसंयोगता एवं श्रृंखलन विधि होती है किसमें? सिलिकॉन में भी। ठीक है, बी है, बी वाला पढ़ते हैं। इसकी संयोजकता लिथियम के समान हो। लिथियम के समान हो तो कौन सा वो आपका? सोडियम। कारण क्या है? इसकी संयोजकता 1 है। सी वाला पढ़ते हैं। इसकी संयोजकता परिवर्तित है और यह ऑक्सीजन परिवार समूह 16 का सदस्य है। अरे समूह 16 जब बता दिए तो स्पेसिफिक छाटना पड़ेगा है, तो वह है सल्फर। सल्फर देखो SO2 तथा SO3 2 ऑक्साइड बनाता है। ये भी बहुत अच्छी बात है, आसानी से हो गया हमारा। प्रश्न नंबर 9 पे आते हैं। अब प्रश्न नंबर 9 पे आते हैं। अरे प्यारे बच्चे, तो भैया ये कैमरे को थोड़ी सी होगी समस्याएं। ठीक है, तो क्या ही कर सकते हैं इसमें, हम पुराना पैतरा आजमाते हैं वो वाला। अगर इस, अरे वाह, काम कर गया। चलो ठीक है, प्रश्न नंबर 9 अच्छे से पढ़ लेते हैं। C4H8 अणुसूत्र वाले यौगिक के कितने समावयव संभव है? समावयव समझ रहे हो ना, उसी के जैसे। मतलब किस प्रकार से लिख सकते हैं C4H8 को? शाखित श्रृंखलित समावयव की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना दीजिए। और बी में पूछा गया है आप कैसे सिद्ध करेंगे कि C4H8 तथा C5H10 एक ही समजातीय श्रेणी के सदस्य है? मतलब एक ही समजाति के, ये तो आपको साफ दिख रहा है, लेकिन कैसे सिद्ध करेंगे? तो पहला नंबर प्रश्न, तो इसके कितने समावयव हैं प्यारे बच्चों? 4 समावयव हैं। और किस प्रकार से इसका बिंदु संरचना भी बोला था, इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना देखो इस प्रकार से बनाई गई है। ठीक है, आप देख सकते हैं। और 2 गुने से 2 अधिक है तो डबल बॉन्ड लगेगा प्यारे बच्चों। देखो डबल बॉन्ड लग रहा है, डबल बॉन्ड मतलब सी करके इसमें डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड लगाया गया है और इस वाले में भी डबल बॉन्ड लगाया गया है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो और 8 होगा, 4 हो गए, 1 2। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 3 4 5 6 7 8। लो H भी 8 हो गए, बहुत अच्छी बात है। चलिए बी का देख लेते हैं। प्रश्न पॉइंट बी में क्या पूछा गया था? एक ही समजाति का किस प्रकार से बताएंगे? C4H8 तथा C5H10 समजातीय सदस्य हैं क्योंकि इसमें CH2 का अंतर है। CH2 का अंतर है, 2 गुने से 2 अधिक। इनमें 14 यूनिफाइड भार का अंतर है। इनका समान क्रियात्मक समूह है। इनका समान संरचनात्मक सूत्र है। और इसमें नंबर कैसे बांटे गए प्यारे बच्चों? ये लिखने पर आपको आधा नंबर मिलेगा और ये संरचना बनाने पर आपको 1 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, और इस वाले में कितने मार्क्स बच गए? ये 1.5 नंबर दे दिया। अब 1.5 नंबर बचे हैं, तो 1.5 नंबर कैसे बटेंगे आपके? ठीक है, ये आधे मार्क्स इसके हो जाएंगे, समजाती सदस्य, आधे मार्क्स इसको ले लोगे और इसमें ये दे देंगे आपके ये 2 को लेके आधे, इस 2 को लेके आधे। ठीक है, घुमा फिरा के इसमें 1 नंबर मिल जाएगा, तो आपके 3 नंबर आराम से बन जाते हैं। तो चलिए प्रश्न नंबर 10 पे चलते हैं। उम्मीद करते हैं ये हमारा जो वीडियो है वो बिगड़े ना, लेकिन देखते हैं ऊपर वाले की मर्जी। और ये आगे हम अथवा वाले प्रश्न में। बहुत अच्छा। एक कार्बन यौगिक A जिसका अणुसूत्र C2H6O है का गलनांक 156 केल्विन तथा क्वथनांक 351 केल्विन है। यह जल में प्रत्येक अनुपात में विलय है। A को पहचानी तथा इसकी इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना दीजिए। P पॉइंट क्या है? एक ही नहीं 2 समजातीय सदस्यों का सूत्र लिखिए। तो ये है आपका इथेनॉल C2H5। इसकी बिंदु संरचना इस प्रकार से प्यारे बच्चों, जब हम वर्कशीट बना रहे तभी हमने कर रखी थी। ठीक है, आप देख लीजिएगा अच्छे से। बी का आंसर क्या है? इथेनॉल की समजातीय श्रेणी है C3। ये तो मुझे प्यारे बच्चों थोड़ा सा गड़बड़ टाइप का लग रहा है। अगर आपको मस्त तरीके से देना चाहिए, देखो अगर 2 है, 2 दूना 4 1 5, 2 गुने से 2 1 मतलब 1 अधिक है, मतलब 1 इसमें लग गया ना, 2 गुने से 2 अधिक होता है, लेकिन 1 इसमें चला गया और ये वाला 5 बच जाता है। अगर ये 3 है तो 3 दूना 6
एक 7, यहाँ पे 7 होना चाहिए था, 7 फिर OH। तो मेरे ख्याल से ये यार यू लाइक वाले क्या काम करे, गड़बड़। अच्छा हमारे पास ये भी तो ऑप्शन है, इसमें से देखते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, अगर इन्होंने दे रखा, देखो ये देखो देखो इनके सीबीएसई वाले आंसर में देखो मस्त है, ये रहा C3H7OH, मस्त है, ये वाला सही है, एक मार्क्स मिल गए। इन्होंने थोड़ा सा हो सकता है गलती से छप गया होगा, तो C3H7OH होगा। ठीक है, अगर C5 ले लेते हैं, C5 अगर 3 की जगह 4 भी ले लेते हैं तो H कितना होगा, 4 दूना 8, 1 9 OH हो जाएगा। अगर C5 ले लेते हैं, 5 10, 1 11, ये OH हो जाएगा। इस प्रकार से होता चला जाता है, समझाती है श्रेणी में। ठीक, तो चलिए कोई बात नहीं, कई बार मिसप्रिंट हो जाते हैं आपके। प्रश्न नंबर 10 पे चलते हैं। 5 प्रश्न रह गए प्यारे बच्चों, बस कैमरा हमारी बात मान ले अच्छे से तो बात बन जाएगी। मटर के 2 पौधे जिसमें से एक गोल एवं पीली बीज युक्त RRYY तथा दूसरे झुर्रीदार एवं हरे बीज rRYY पौधे F1 पीढ़ी में गोल तथा पीले बीज RRYY वाले पौधे उत्पन्न करते हैं तथा F1 संतति में स्वपरागण कराया जाता है, तो F2 पीढ़ी में कौन से नए संयोग संभव हैं? यदि F2 पीढ़ी में कुल 160 बीज उत्पन्न हुए तो नए संभावित संयोगों में बीजों की संख्या कितनी होगी? तर्क सहित व्याख्या कीजिए। गोल तथा हरे होंगे 30 और झुर्रीदार पीले होंगे 30। इसका व्याख्या क्या है? बीज का रंग तथा आकार वाले लक्षण स्वतंत्र रूप से बने नए संयोजन की अनुवांशिक वंशानुगति होती है। ठीक है, तो लगातार चलते चलते थोड़ा बहुत हो जाते प्यारे बच्चों आगे पीछे। और दूसरी समस्या, ये कैमरा मेरा आज समझ रहे, इससे पहले मैंने कई सारी वीडियो बनाई है, कभी भी इतनी समस्या नहीं आई। हो सकता है ये लॉन्ग वीडियो की वजह से इसका कैमरा बौखला गया हो, ये भी हो सकता है। प्रश्न नंबर 11 है, किसी व्यक्ति को 1 किलोवाट विद्युत ऊर्जा के लिए 3.5 रुपए मतलब 3.5 रुपए व्यय करने पड़ते हैं। व्यक्ति के पास एक विद्युत जनरेटर है जिसकी अधिकतम सामर्थ्य 2 किलोवाट है। यदि विद्युत जनित्र अधिकतम सामर्थ्य पर 3 घंटे विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता है तो इतनी ऊर्जा के लिए व्यक्ति को कितनी राशि व्यय करनी पड़ेगी? तो देखते हैं, पावर देख लेते हैं उसी प्रकार से। तो E बराबर जो फॉर्मूला होता है E = PT, अतः E बराबर 3 गुणे B, जो पावर है उसके मतलब आपके 3 की है और जो कितना टाइम चल रहा है 2 घंटे। तो अच्छी बात है, घंटे में दे दिया, मिनट में हमें चेंज करना नहीं पड़ेगा, नहीं तो अगर मिनट में होगा तो प्यारे बच्चों से घंटे में चेंज करना पड़ेगा। तो 3 दूना 6 किलोवाट घंटे की है, इसलिए विद्युत धारा कुल मूल्य 3.5 रुपए के हिसाब से दे रहे हैं। तो 6 किलोवाट घंटे के 6 किलोवाट घंटा का हिसाब से कितना हो जाएगा? तो इसका मल्टीप्लाई करने के बाद 21 रुपए आ जाए, तो कितने रुपए देने पड़ेंगे उसको? 21 रुपए देने पड़ेंगे। प्रश्न नंबर 2, एक छात्र विद्युत केतली में 20 मिनट तक पानी उबालता है। इसी विद्युत का प्रयोग करते हुए छात्र पानी उबालने में लगे समय को कम करना चाहता है। ऐसा करने के लिए छात्र को ऊष्मण कुंडली की लंबाई को कम करना पड़ेगा या अधिक? अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। देखो, लंबाई कम करने से ज्यादा बिजली बचती है तो कम ही करनी पड़ेगी। तो देखते हैं, पानी उबलने में लगे समय को कम से कम करने के लिए ऊष्मा उत्पादन की दर अधिक होनी चाहिए। हम जानते हैं कि P बराबर V²/R। यदि V स्थिर है तो R का मान कम होना चाहिए, अतः R अनुक्रमानुपाती होता है L के, मतलब लंबाई के, विद्युत तार की लंबाई पे। अतः ऊष्मण कुंडली की लंबाई भी कम होनी चाहिए। तो चलिए प्रश्न नंबर 12 पढ़ते हैं। 12 में तो किस प्रकार से दर्शाया गया है आपका? यदि दिए गए में यदि एमीमीटर का पाठ्यक्रम 2A तो R1 का मान ज्ञात कीजिए। देखो, एमीमीटर आपका वोल्ट भी आपका 30 दिखाया गया है, यहाँ पे 2 दिखाया गया है, यहाँ पे प्रतिरोध 6 ओम है, यहाँ पे भी 6 ओम है, यहाँ पे 5 ओम है, यहाँ पे 10 ओम है, और ये R1 ये वाला आपका प्रतिरोध बताना है आपको। अब ध्यान से देखेंगे, अगर इस तार को लंबा खींच देंगे, इस तार को लंबा खींच देंगे तो ये दोनों आपके प्यारे बच्चों श्रेणी क्रम में है, पार्श्व क्रम में ये वाले हैं। इस बात को ध्यान रखना, जब तार को हम लंबा खींचेंगे तो इस तरफ से तार खुलता चला जाएगा, इस तरफ से तार खुलता चला जाएगा, तो 6 वाला ये आ जाएगा और ठीक है लास्ट में 6 वाला ये जाएगा, तो आगे ऊपर नीचे आपके 10 वाले ये पड़ जाएंगे। तो ये श्रेणी क्रम में है और ये दोनों पार्श्व क्रम में, ये वाला भी पार्श्व क्रम में है। तो चलिए एक बार किस प्रकार सवाल लगता है वो भी हम देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 12, पेज पलटते हुए हम, ठीक है, ये आ गए। चलो अब की बार ठीक है, हिला नहीं बेचारा, अरे ये तो कांप रहा है फिर।
तो जो मैंने बताया उस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए तो आगे चलते हैं। इस वाले में 5 ओम और 10 ओम और R1 पाशा में जोड़ा गया, जैसे कि यहाँ पे साफ दिखाया गया है। ठीक है, तो पाशा के लिए 1/R होता है, 1/R1, 1/R2, 1/R3। तो R3 तो नहीं लेना है तो, क्योंकि इसने नाम R1 दे दिया। क्या है फॉर्मूला रखें, डायरेक्ट हम 1/5, 1/10, 1/R लिख देते हैं। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 3/10 हो जाएगा आपका, प्लस 1/R। तो 1/R रोप मतलब टोटल जो इसका पाशा के लिए निकालेंगे तो दोनों का एलसीएम लेंगे 10R1 हो जाएगा, 3R1 प्लस 10 अपॉन में 10। मतलब ये भिन्नों का जोड़ा प्यारे बच्चों। या मैथ में आप आसानी से कर सकते हैं, बेसिक मैथ है। इस वाले में रिवर्स कर देंगे तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला आपका नीचे आ जाएगा। और जैसे आपके श्रेणी क्रम है 6 ओम 6 ओम, ये वाला श्रेणी क्रम में होगा क्योंकि पाशा क्रम में से हमने इसका निकाल लिया है। तो RS टोटल 6 + 6 और ये आपका जो अभी हमने निकाला था 6 6 12, 10R1 अपॉन में 3R1 प्लस 10 ब्रैकेट में ओम। ठीक है, और जैसे फॉर्मूला हमें पता है V बराबर IR, तो यहाँ पे कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, कुल प्रतिरोध आपका यहाँ ये दिखाया गया है। तो कुल प्रतिरोध आपका इस प्रकार से ये ले लेंगे आपका। इससे पहले कुल R जो दिया गया हो यहाँ ले लेंगे V/I। V आपका 30 है और जो आपका विद्युत धारा है वो 2 एम्पियर है, तो 30/2 करेंगे तो आपका 15 ओम आ जाएगा। कुल प्रतिरोध कितना है, 15 ओम आ गया। और कुल पता है जो हम कुल निकाले हैं कुल इतना है, इसमें आपका एक पता नहीं था, कुल ओम 15 आ गया और उसमें R1 ही पूछा था। इसके बराबर RS लिख सकते हैं, तो 15 बराबर 12 प्लस 10R1 अपॉन में 3R1 प्लस 10। तो इसको कैलकुलेशन सोल्व करने के बाद R1 बराबर आपका आ जाएगा 30। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपका सोल्यूशन हो जाता है। अथवा पे चलते हैं। अथवा है दिए गए परिपथ का कुल प्रतिरोध एवं परिपथ में प्रभावित कुल धारा का मान ज्ञात कीजिए। अगर आपको मैं एनसीईआरटी बुक से मैच कराऊं, देखो ये है उदाहरण नंबर 12.9। ठीक है, इस प्रकार से प्रतिरोध दिया गया, इस प्रकार से प्रतिरोध दिया गया, उस प्रकार सोल्व करने के बाद लगाया गया। ठीक है, तो आप ऑफलाइन आप 12.9 की एग्जाम्पल देख सकते हैं। तो चलिए आगे लगाते हैं। किस प्रकार से है, दिए गए परिपथ में कुल प्रतिरोध परिपथ में प्रभावित कुल धारा का मान ज्ञात कीजिए। V बराबर 24 वोल्ट। ठीक है, वोल्ट मीटर दिया गया है वोल्ट। विभवांतर R1 7 है, R2 कितना है 10 है, R3 6 है, R4 4 है। तो इसमें पूछा क्या है, कुल प्रवाहित धारा। कुल प्रवाहित धारा बच्चों प्यारे देखो, पिछली बार I दिया गया था तो अब की बार I ही निकालना है। तो चलिए, मेरे ख्याल से उससे तो मेरे को सिंपल लग रहा है, बाकी आप लोगों का सही है। कुल प्रतिरोध कितना है, R3 प्लस R4 बराबर 6 प्लस 4 = 10। और ये तो आपके सीधे सीधे वाला हो गया प्यारे बच्चों। ठीक है, और यहाँ पे 7 भी ले सकते थे, लेकिन 7 नहीं लिया, काफी स्मार्टली तरीके से नहीं लिया गया। देख लो, R बराबर R3 प्लस R4, 6 प्लस 6 4 10, क्योंकि इसका एलसीएम सेम हो जाएगा। ये बहुत अच्छी बात थी। R डैश था R2 बराबर 1/R, जो कि ये वाला पाशा क्रम है, 1/10 प्लस 1/10 हो जाएगा 1/5, काट कूट के आ जाएगा आपका। इसको जब रिवर्स कर देंगे आएगा 5 ओम। अब 7 देखो इन्होंने अब जोड़ दिया है, बहुत सही। ठीक है, R तथा RP श्रेणी क्रम में है, इसलिए 7 + 5 बराबर 12। अब डायरेक्ट जोड़ते ये कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने अलग अलग तरीके से कर रखा है। और V बराबर IR होता है, V बराबर तो I बराबर V अपॉन में R हो जाएगा। आपका जो वोल्ट दिया गया था 24 का था और कुल प्रतिरोध 12, 12 दूना 24, 2 एम्पियर आपका आ जाएगा। इस प्रकार से आपका ये आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 13, अब ये हिल नहीं रहे भाई साहब, बहुत अच्छी बात है। एक विषाक्त गैस मतलब विषाणु गैस है, मतलब विष भरा हुआ है, जो वायुमंडल की ऊपरी परत पर पाई जाती है, सभी जीवों के लिए आवश्यक होती है। वाह जी वाह, मतलब विषैली है और हमारे लिए उपयोगी भी है। 1980 में के दशक में इसकी मात्रा तेजी से कम होने लगी। वाह, मतलब बुरी बात है। जैसा ए को पहचानिए, गैस ए को पहचानिए, वायुमंडल की ऊपरी परत में इसका निर्माण कैसे होता है, यह सभी जीवों के लिए आवश्यक क्यों है, इस गैस की मात्रा में ह्रास होने का कारण बताएं, मतलब क्यों कमी हो रही है। तो गैस है भैया O3, आपका O2 हम लेते हैं। O3 जहरीली गैस है, जैसा कि आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूं। ओजोन, वायुमंडल के उच्च स्तर पर O2 अणु का पराबैंगनी विकिरण के प्रभाव के कारण O3 का निर्माण होता है। O2 है, अल्ट्रावायलेट किरण आती है, उससे बना जाती है O3। चलिए आगे पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 2, बी का भी आंसर देना है हमें। बी में क्या लिखा गया है, ओजोन परत पृथ्वी के लिए एक सुरक्षित कवच की तरह कार्य करती है, जो सूर्य के प्रकाश में आने वाले पराबैंगनी विकिरण को रोकती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC जो रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज अथवा अग्निशमन यंत्रों में प्रयोग किए जाते हैं के कारण भी ओजोन परत का ह्रास हो रहा है। मतलब जितना फ्रिज, अबे AC नहीं लिखना भूल गए, AC में क्या दूसरा कुछ गैस लगाई जाती है, उसमें भी CFC गैस होती है। ठीक है, लेकिन रेफ्रिजरेटर से ज्यादा होता है तो ज्यादा लिखा है। तो प्यारे बच्चे 2 नंबर वाले समाप्त हो चुके हैं। अब आगे हैं खंड ग पे।
दो प्रश्न होंगे, अब 4-4 नंबर वाले दो प्रश्न होंगे इसमें, 1, 2, पहला 4 नंबर का होगा, दूसरा भी 4 नंबर का होगा। अब उसमें डिवाइडेड होंगे, ठीक है, थोड़े थोड़े डिवाइड होंगे। देखते हैं किस प्रकार से आपके बटे हैं अथवा, और इसमें अथवा भी दिया जाएगा, ये तो और अच्छी बात है। चलिए प्रश्न नंबर 14 और 15 दो देखते, दो ही प्रश्न रह गए प्यारे बच्चों। साहिल ने चीन की अनुवांशिक का अध्ययन करने के लिए एक प्रयोग किया, उसमें मटर के पौधे टीटी का बौने पौधे छोटे टी के साथ संकरण कराया तथा F1 पीढ़ी में सभी लंबे पौधे प्राप्त किए। F1 पीढ़ी मतलब क्वेश्चन नंबर A, B, C। पहला देखते हैं, पहले का भी आंसर देख लेंगे इस हिसाब से। F1 पीढ़ी की संतति में कौन सा जीन सेट पाया जाएगा? TT मतलब बड़े वाले भैया पाए जाएंगे। F1 पीढ़ी के केवल लंबे पौधे ही क्यों प्राप्त होते हैं? क्योंकि बड़े भैया हैं भैया, कर दीजिए। टी प्रभाव का लक्षण तथा स्मॉल टी अप्रभावी लक्षण दर्शाता है। F1 पीढ़ी में सभी पौधे टी स्मॉल टी लक्षण वाले अर्थात लंबे पौधे हैं। यह प्रभाविता के नियम को दर्शाता है। ठीक है, सी देख लेते हैं। जब F1 संतति में 100 परागण कराया गया तो कुल 800 पौधे प्राप्त हुए। इसमें से कितने लंबे, मध्य तथा बौने पौधे प्राप्त हुए? F2 पीढ़ी का जीनोसाइट टाइप क्या है? जीनोसाइट टाइप। ठीक है, 800 पौधे में कराया गया, 600 लंबे और 200 बौने पौधे प्राप्त हुए। जीनोटाइप क्या है? कैपिटल टी स्मॉल टी, टी। अच्छा, वो कहीं टट्टी नहीं दे दिया है सॉरी। ठीक है, अथवा वाले पढ़ लेते हैं। जब F1 संतति का टी जीन वाले पौधे के क्रॉस कराया गया तो कुल प्राप्त 800 पौधे में से लंबे, मध्य तथा बौने प्रकार के कितने कितने पौधे प्राप्त हुए? F2 पीढ़ी का जीनोटाइप टाइप बताइए। मतलब अरे वही भैया, लेकिन घुमा के पूछ लेगा। कैपिटल टी स्मॉल टी के संकलन कराने पर 400 पौधे लंबे और 400 बौने पौधे प्राप्त होंगे। जैसे कि आपकी स्टार्टिंग वाले में गया था, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी 1:1 का। ठीक है, प्रश्न नंबर 15 पे आ जाते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, 15 में लास्ट प्रश्न है, इसे जल्दी समाप्त कर लेते हैं। अंसारी अपनी कक्षा में दर्शाई गई चित्र व्यवस्था के अनुसार एक प्रयोग को प्रदर्शन कर रहे थे। ये रहा आपका, ठीक है, ये रहा भैया, ये रहा। ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार से चुंबक को कुंडली की ओर ले जाने पर कुंडली में परिपथ में विद्युत धारा उत्पन्न होती है, जिसे गैल्वेनोमीटर की सुई में विक्षेप द्वारा इंगित किया जाता है या किया जा सकता है। ठीक है, इस प्रकार से है, तो वही चीज है, बस थोड़ा सा घूम के आ गया है। इसको स्प्रिंग से टांग दिया गया है। स्प्रिंग में से एक छड़ चुंबक लटकी है जो स्थिर कुंडली से ऊपर नीचे हिल डुल सकती है। अच्छा भैया, ये हिल डुल सकती है, इसी वजह से उसमें जो इसकी धारा मापी होगी वो सुई हिलती डुलती रहेगी। उन्होंने चुंबक के ऊपर उठाकर छोड़ दिया और जिससे वह कुंडली में ऊपर नीचे दोलन गति करने लगी। और सीधी बात, दोलन ऊपर नीचे गति करने लगी। इस परिघटना को के ज्ञान के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। चलिए दे देते हैं। अंसारी सर किस सिद्धांत को प्रदर्शित करने का प्रयत्न कर रहे थे? पॉइंट नंबर 2, जब चुंबक कुंडली में दोलन गति करता है तो आप क्या प्रेक्षण करेंगे? इस प्रेक्षण का कारण स्पष्ट कीजिए। पॉइंट नंबर सी, चुंबक के कुंडली से बाहर जाने तथा अंदर आने की स्थिति में होने वाले दो परिवर्तन का उल्लेख कीजिए। सुई ऊपर नीचे होगी और क्या कीजिए जिसमें धारा मापी में विक्षेपित के मान में वृद्धि हो। ठीक है, तो देखते हैं, इस वाले से आप देखेंगे पेज पलट के, तो इसका आंसर किस प्रकार से अंसारी सर, आइए थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं। अंसारी सर विद्युत चुंबकीय प्रेक्षण सिद्धांत को प्रदर्शित कर रहे थे। बी, चुंबक एवं कुंडली के मध्य परिवर्तित गति के कारण कुंडली में विद्युत प्रेक्षण होगा। कुंडली के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन द्वारा कुंडली में विद्युत प्रेरण होता है। सी, एक प्रबल चुंबक द्वारा अधिक वलय वाली कुंडली के द्वारा, अगर बनाना है तो ज्यादा क्षेत्र तो प्रबल चुंबक ले जाओ या तो ज्यादा वलय बनाओ, दोनों में से बढ़ाया जा सकता है। तो इसका अथवा वाला भी प्यारे बच्चे एक बार देख लेते हैं। अथवा वाला किस प्रकार से पूछा गया है? चुंबक के कुंडली में अंदर आने पर तथा कुंडली के बाहर जाने पर दोनों स्थितियों में धारामापी के विक्षेपण में क्या अंतर प्रचित होता है? अपने उत्तर को स्पष्ट कीजिए अंदर बाहर करने पर। तो यहाँ देखते हैं, अरे आ गया लास्ट। जब चुंबक कुंडली के अंदर आती है तो धारामापी के छिड़क विक्षेप उत्पन्न होता है, माना बाएं तरफ। ठीक है, मतलब एक तरफ मान लेते चाहे किस तरफ। जब चुंबक कुंडली के बाहर आती है तो धारामापी छिड़क विक्षेपित होती है, मतलब छिड़क मतलब थोड़ा सा विक्षेपित होती है, परंतु विपरीत दिशा में। अगर उस तरफ बाएं तरफ गया तो अब की बार क्या आ जाएगी? दाईं तरफ। यह परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र के कारण है जो कुंडली के चारों तरफ होता है, और ये चुंबक को अंदर बाहर करेंगे तभी आपको प्रदर्शित होता है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपका सीबीएसई का जो दिया गया था
प्रश्न पत्र वो हमने हल कर लिया है। और प्यारे बच्चों, जो भी प्रश्न है आप सोच समझ के पढ़िएगा, ठीक है। और जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो द्वितीय अवधि का टर्म 2 मैंने हिंदी मीडियम जो सिलेबस है हिंदी का, वो मतलब साइंस का हिंदी मीडियम में अपलोड कर दिया है प्यारे बच्चों। और आपको पता होगा मैं जो वर्कशीट करा रहा था आपके वर्कशीट के अकॉर्डिंग करा रहा था। रासायनिक वर्कशीट कहाँ से कहाँ आई थी, कहाँ से कहाँ वर्कशीट आई थी, जीव जनन करते हैं कैसी वर्कशीट आई थी, ठीक है। तो मैंने आपको ये चीजें बहुत ही डिटेल से वर्कशीट कराते समय बनाई थी। और आपको मैंने टर्म 2 का सिलेबस भी अपलोड कर दिया था हिंदी माध्यम में, ताकि हिंदी माध्यम बच्चों को समस्या ना हो। तो प्यारे बच्चों, ये यहाँ पे मैं तो समाप्त कर देता हूँ। अगर इस वीडियो को देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाके आसानी से देख सकते हैं। इसके बाद अगर आप कमेंट करते हैं तो आदर्श प्रश्न पत्र हल सहित इसे भी हम सॉल्व कराना चाहेंगे। जैसे कि आपको पता है मैंने सीबीएसई का यूलाइक ले रखा है 2022 को ध्यान में रख के इन्होंने दे रखा है, ठीक है, हिंदी माध्यम में। अगर आप कमेंट करते हैं तो कोशिश करूंगा इसे बनाने की। और हाँ, ये कैमरा की जो समस्या हुई है तो इसे भी मैं ठीक करने की कोशिश करूंगा प्यारे बच्चों। ये इलेक्ट्रॉनिक चीज है, ये किसी की होती नहीं है, ठीक है। तो माय सीबीएसई क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।